Good morning, class. In last video, we discussed about the electric potential due to an electric dipole. First case, we discussed that electric potential at axial position. Today, we discussed about to find out the electric potential at a point on the equatorial line. See the diagram. First, we discussed about a dipole. There is two equal and opposite charges minus q and plus q separated by a small distance, say 2l, and the direction of electric dipole moment is p vector, which is direction from minus q to plus q. इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? माइनस q टू प्लस q. ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया a से o l और o से b भी l. ओके, o इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल और ये वो पॉइंट है q जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या था? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस. चार्ज बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? उस पर्टिकुलर चार्ज से उस पॉइंट तक, मतलब ये. ओके, और मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या एज्यूम कर लिया? y. अगर आपको r एज्यूम करना है तो आप r भी एज्यूम कर सकते हैं. ओके, तो प्लस Q चार्ज से इस Q पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हो गई और माइनस Q चार्ज से इस Q पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हो गई. इज इट क्लियर? गुड. और क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और OQ इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से बनने वाले जो एंगल हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, जैसा हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो कि हमने अभी बताया था कि 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? B से Q. ओके, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 माइनस q बाय AQ. और नेट पोटेंशियल हो जाएगा इन दोनों का सम, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का एडिशन. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट के लिए. इन दोनों को प्लस करने पर आपका जो Q कॉमन आ जाएगा, 4πε0 भी कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा? पॉजिटिव एलिमेंट्स को पहले लिख लें, PQ माइनस 1/AQ. ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. और नेट पोटेंशियल हमारा क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. ये ज़ीरो क्यों आया? जरा थोड़ी सी देर के लिए सोचें. तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ओके, तो इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो बेस दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर भी दोनों का क्या है? सेम है. तो हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा? सेम होगा. देयरफॉर यू कैन से दैट BQ इज इक्वल्स टू AQ. BQ और AQ की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. और अगर BQ और AQ की वैल्यू सेम है तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. The net electrostatic potential at a point in the electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line, मतलब किसी भी इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर. ये पॉइंट अगर आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लेते या फिर कहीं पर भी लेते, इस इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी लेते, तो डाइपोल की वजह से जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना रहने वाला था? ज़ीरो रहने वाला था.
इज इट क्लियर? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है अ सरफेस एट एवरी पॉइंट, मतलब कोई भी ऐसा सरफेस और उसके सरफेस पर हर पॉइंट पर ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिले? सेम मिले, तो वो सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें पहला इसमें फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले हम उस सरफेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सेम हो. तो ये रहा हमारा 3 शीट्स हमने ले ली जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है. तो इन तीनों ही प्लेट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा. चाहे हम V1 के लिए बात कर लें या V2 के लिए बात कर लें या V3 के लिए बात करें, दिस ऑल आर इक्वल. प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे हम. ओके, या फिर अगर हम सेकंड के बारे में बात करें फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा चार्ज जो कि सिंगल है, अकेला है, उसको हम आइसोलेटेड बोलेंगे. तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, अकेला सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है. यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मान लिए. ओके, तो ये जो पहला सर्कल है या जो आखिरी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? से r. यहाँ से थर्ड सर्कल का डिस्टेंस से r1 और मिडिल वाले सर्कल का डिस्टेंस हो गया r3 या r2. ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए ये जो मैंने सरफेस इमेजिन किया है, मैं बाकी सर्कल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस सिंगल सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो क्योंकि इस सिंगल सर्कल में सोर्स चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है? सेंटर पर, तो उसकी डिस्टेंस सभी जगह क्या होगी? सेम होगी. तो ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलनी है? सेम मिलनी है. क्यों? फॉर्मूला क्या कहता है? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस. तो चार्ज तो सभी इस पूरी सर्कल के लिए सेम है, प्लस क्यू, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. गुड. तो ये कौन सा सरफेस है? ये कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जरा उसको भी डिस्कस कर ले. पहला, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सरफेस जो कि इक्विपोटेंशियल है, मतलब कि पोटेंशियल की वैल्यू अगर उस पूरी सरफेस पर सेम है, तो हमें किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. किस काम के लिए? टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ऐसा क्यों? हम रिकैप करते हैं, डिफाइन पढ़ते हैं. तो डिफाइन में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का. उसमें हमने पढ़ा था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge from one place to another against the electrostatic field. अब यहाँ पे ये बात है कि अगर हमारा ये सरफेस है और इस पॉइंट पर मान लें या इस पॉइंट पर मान लें या फिर इस पॉइंट पर मान लें, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है. तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने में किसी भी टाइप का कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? सेम है. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टीवी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी.
और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो है तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, क्यों? क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय मूविंग टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मूविंग टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जो हमारा डेफिनेशन है वो कहता है वर्क डन इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मूविंग चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये ए और बी दोनों ही कहाँ पर पॉइंट लिए हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लिए हैं। मतलब दोनों के जो पोटेंशियल्स होंगे, चाहे वो पोटेंशियल बी पॉइंट पर हो या पोटेंशियल वो ए पॉइंट पर हो, पोटेंशियल दोनों के सेम होंगे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में जैसे ही आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी एल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। डी एल क्या है, डी एल वो छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है मतलब जो थीटा होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री होता है तो कोस 90 क्या देता है, ज़ीरो देता है, इसलिए वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं होगा, सिंस नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज द वर्क डन, ये इक्वेशन भी हमने आपको बता दी थी कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। और अगर इन दोनों के बीच में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी एल कोस थीटा। और जैसा मैंने अभी बताया थीटा कितना है, 90 है, किस किस के बीच में, ई और डी एल के बीच में, तो कोस 90 क्या देगा, ज़ीरो देगा, और इसलिए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। दैट्स वाई ई डी एल कोस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर ई की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, डी एल की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है किसकी, कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब जहाँ पर हमें वर्क डन के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करें, तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हमें इंडिकेट करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जहाँ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और मैं चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, मतलब इधर ला रहा हूँ, तो पोटेंशियल जितना ए पर होगा और पोटेंशियल जितना बी पर होगा, तो कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से बी तक की जो डिस्टेंस है वो प्लस क्यू चार्ज से ए तक की डिस्टेंस से क्या है, कम है। और हमने पढ़ रखा है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पोटेंशियल जो होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से B तक की डिस्टेंस कम है इसलिए उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज से A तक का डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए उसका पोटेंशियल कम होगा। तो हम A से B की तरफ जब आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है, जस्ट अपोजिट है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल gradient is equals to fall of potential, change of potential per unit length, per unit length। मतलब लेंथ बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल का कम होना
पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है, ओके, तो माइनस टाइम्स, ओके। देखो ये फॉर्मूला देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल का कम होना, ओके। और माइनस इंडिकेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों क्या है? अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? dr इज इक्वल्स टू माइनस dv/e, और क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए dv की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि जो dr है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू e, या फिर E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोजीशन चेंज होने पर या पोजीशन बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कम होती है। Since dv is constant on equipotential surface, so dr is inversely proportional to electric field. If E is strong, अगर मान लो E strong है तो डेफिनेटली dr की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करूं तो ये तो रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास वाला सरफेस इससे थोड़ा सा और दूर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू दिस सरफेस, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इफ़ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, अगर बाय चांस आप एक मिनट के लिए इमेजिन कर लो कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जहाँ पर भी वो दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 2 वैल्यू हो ही नहीं सकती है, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी उस पूरी सरफेस पर, इसलिए कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस यहाँ छोटा सा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, फॉलो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field। जैसा मैंने अभी बताया कि जो फॉलो ऑफ पोटेंशियल होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है, इसलिए नेगेटिव साइन अप्लाई होता है। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास।